Hello students, now we are going to discuss about the classification as well as we will see how the classification is related with the evolution. तो यहाँ पे बेटा हम पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे इवोल्यूशन से रिलेटेड है. सो इफ आई टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, पहले हमें ये देखना होगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब है क्या. So basically, the classification is the system of arrangement of organisms into certain groups and subgroups based on the hierarchies of certain characteristics. क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. आई होप आप सब ने 9th क्लास में जब डाइवर्सिटी पढ़ी होगी तो वहां पे भी क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हमने वहां पे भी डिस्कस किया था व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द हायरार्कीज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. क्यों करते हैं बेटा ऐसा? क्योंकि आपको पता है दुनिया में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं. एक एक को स्टडी करना इट इज नॉट पॉसिबल. सो एज अ होल हम क्या करते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, दे आर प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स, एंड जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम रखते हैं सो दैट द स्टडी कैन बी पॉसिबल. तो यही क्लासिफिकेशन कहलाता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं based on certain characteristic. So here we will see how the simple classification is given based on the certain characteristic. So this is the flow chart. Here we are discussing about the classification based on the certain characteristic. जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन के लिए, जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. सो आपको सबसे बेसिक चीज पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, cell is the basic structural and functional unit of life. in the living organism जो cell है वो basic structural and functional unit of life है. so we are starting with the cell. हमने यहाँ पे cell consider किया. cell सबको पता है basic structural and functional unit of life है. now based on the presence of nucleus, तो हमने जो first characteristic ली है classify करने के लिए organism को into groups and subgroup, that is the presence of nucleus in the cell. तो सेल में अगर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम कंसीडर करें एज अ कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है या न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, दैट सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. and the cell which is having a well defined nucleus which is bounded by the membrane, that cell is called eukaryotic cell. तो हमने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या ली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन दी सेल. अगर न्यूक्लियस नहीं है, द सेल विल बी कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल. एंड वो वाले सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं है सेल में, उन सबको किसका पार्ट बनाएंगे हम? प्रोकैरियोटिक सेल का. दे विल बी प्लेस्ड इन द ग्रुप दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. एंड द सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल, द सेल व्हिच इज हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगी बेटा? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. नाउ इन द यूकैरियोटिक सेल, जो टाइप होगा उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो जब हमें प्रोकैरियोटिक सेल एक तरफ सारे ऑर्गेनिज्म मिल गए, यूकैरियोटिक सेल में एक तरफ सारे ऑर्गेनिज्म मिल गए जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, अब हम उन ऑर्गेनिज्म को फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करना चाहते हैं. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है whether the organism is made up of a single cell or whether the organism is made up of more than one cell. तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को फर्दर, यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल टाइप में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनको फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने लिए, दैट इज
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज के बेसिस पे दो तरह के ग्रुप्स बनेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज। सो ऐसे ऑर्गेनिज जो कि जिनमें यूकैरियोटिक सेल है लेकिन एक ही सेल के बने हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज या यूनिसेलुलर ग्रुप। एंड ऐसे ऑर्गेनिज जो जिनके सेल जो है यूकैरियोटिक सेल है बट मोर देन वन सेल जो है उनकी बॉडी में, दे विल बी द पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ग्रुप। समझ में आया? तो आप देख रहे हो हम कैसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक लेके ऑर्गेनिज को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ आफ्टर दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज का जो हमें ग्रुप मिल गया है, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं हम, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज का जो ग्रुप है, अब इसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना खाना किस तरह से ऑब्टेन कर रहे हैं। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। On the basis of mode of nutrition, now these multicellular eukaryotic organisms, they are divided into two groups, that is autotrophs and heterotrophs. Autotrophs आपको सबको पता है, the organisms which can synthesize their own food like plants. So multicellular eukaryotic organisms को further on the basis of mode of nutrition हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, that is autotrophs, the organisms which can make their own food, and the heterotrophs, the organisms which depend on other organisms for their food, they cannot synthesize their food, so that is heterotrophs. तो समझ में आ रहा है आपको बेटा कैसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक लेके हम ऑर्गेनिज को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ heterotrophs, they are further divided into two groups based on the location and nature of skeleton. आप सबको पता है skeleton एक supporting system होता है किसी भी ऑर्गेनिज के बॉडी के लिए, which provides the protection as well as support. So these heterotrophs on the basis of location and nature of skeleton are further divided into two groups. First is endoskeleton and another is exoskeleton. So on the basis of location and nature of skeleton, these heterotrophs, the organisms which cannot synthesize their own food, they are divided further into two groups. One is endoskeleton, another is exoskeleton. एंडो मतलब होता है बेटा इनसाइड। सो व्हेन द स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारा जो स्केलेटन है बोन्स का बना हुआ, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, सो दैट इज एंडोस्केलेटन। सो व्हेन द स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्केलेटन। एंड व्हेन द स्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, लाइक इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे कॉकरोच होता है जो उनका स्केलेटन होता है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड इट इज प्रेजेंट ओवर द बॉडी। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हमने किस में रखा है? एक्सोस्केलेटन में। तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, हमने दो ग्रुप्स बना लिए ऑर्गेनिज के, द ऑर्गेनिज विच आर हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल, द ऑर्गेनिज विच आर हैविंग यूकैरियोटिक सेल। फर्दर यूकैरियोटिक सेल को हमने फिर से ऑर्गेनिज को दो ग्रुप में डिवाइड किया, बेसिस क्या रखा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज। अगर यूकैरियोटिक सेल है और एक ही सेल का बना है ऑर्गेनिज, तो उसको हमने रख दिया यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज की कैटेगरी में। और अगर ऑर्गेनिज में यूकैरियोटिक सेल है, एक से ज्यादा सेल का बना है, हमने उसको रख दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज की कैटेगरी में। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज को जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड किया, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो ग्रुप्स बने, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स को फर्दर हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ स्केलेटन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दैट इज एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। सो इस तरह का क्लासिफिकेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल वाले किंगडम की, सो दैट विल बी बेटा मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम होता है, ऐसा किंगडम होता है जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर किंगडम की, तो वो हो जाता है प्रोटिस्टा। याद आ रहा होगा आपका कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला जो ग्रुप होता है वो होता है प्रोटिस्टा। अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में आ सकते हैं आपके प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमेलिया। लेकिन अगर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक है तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके प्लांट्स, और अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके एनिमल्स। समझ में आ रहा है? अब एनिमल्स को भी ऑन दी बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम जो है वो क्लासिफिकेशन परफॉर्म
फॉर्म करते हैं. नाउ वी हैव टू सी हाउ दिस क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद द इवोल्यूशन. क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म कॉमन ग्रुप का पार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं दे आर हैविंग द कॉमन एंसेस्टर. सो इवोल्यूशन के टाइम पे माना कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ चेंज हो गया है, बट अगर हम बात करें उनके एंसेस्टर की, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ग्रुप का पार्ट है, कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं. सो इन दिस वे द क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद द इवोल्यूशन. कि माना कि हमने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, बट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप दे विल बी हैविंग द कॉमन एंसेस्टर. जहां कहीं भी पहले जो उनका एंसेस्टर होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे. सो दिस इज द वे इन विच द क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद द इवोल्यूशन. इवन आने वाले पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, दे गेव दी बेसिस दैट जो इवोल्यूशन है दैट इज रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन. सो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेम ग्रुप का पार्ट है, दे वर हैविंग द कॉमन एंसेस्टर इन द पास्ट. दैट्स व्हाई इवोल्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमेना टू स्टडी, जो कि क्लासिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. सो आई थिंक ये आपको फ्लो चार्ट क्लासिफिकेशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर है आपको?